हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड 67 पार्ट्स में वीडियोज़ आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप लोग हिम विद्या पाठशाला में विजिट करेंगे। वहाँ पे आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। वहाँ पे सारे टॉपिक्स अभी तक जितने भी हम लोग कवर कर चुके हैं इस बुक के अकॉर्डिंग वो सारे टॉपिक आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। अभी तक हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, जैसे कि उत्तराखंड एक सामान्य परिचय हम लोग कवर कर चुके हैं। साथ ही हम लोगों ने कुमाऊं में चंद्र राजवंश और गढ़वाल में परमार वंश भी कवर कर लिया है और गोरखा शासन भी हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग वहाँ पर से इन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वहाँ पर से कवर कर सकते हैं, ठीक है, अपने एग्जाम के पर्पज से। तो इस वक्त हमारा चल रहा है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था चल रहा है, जिसमें हम लोग इसके आगे कई टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग कर रहे हैं उत्तराखंड में जो उन लोगों ने ब्रिटिश जब यहाँ पर को आए थे 1815 में, तो उसके बाद उन लोगों ने गोरखाओं द्वारा चलाई गई जो भी नीतियाँ थी उसको हटाकर अपनी कुछ नीतियाँ यहाँ पर को लागू करी, जिसमें कुछ न्यायिक पारंपरिक न्याय व्यवस्था जो थी जो यहाँ लेकर आए थे उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या अनुच्छेद के तहत वो लोग यहाँ पर को लेकर आए इन पारंपरिक न्याय व्यवस्था को। इसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं, कुछ अनुच्छेद भी हम लोगों ने इसके अंतर्गत पढ़े थे उस समय के, ठीक है। और ज़मीन से जुड़े हुए दीवानी न्यायालयों से जुड़े हुए कुछ नियम हम लोग यहाँ पे को कवर कर रहे हैं। तो आधे नियम हमारे जस्ट इससे पहले पूरे हो गए थे, आधे उसके आगे मैं अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी रहे। मैं एक बात और आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इसमें आप लोगों को क्या करना है कि जो नियम है उनको आसान भाषा में अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। एक भी नियम छोड़ना नहीं है, मतलब सारे नियमों को आप लोग, मैं बोलती जाऊँगी, आप लोगों को नोट करते जाना है ताकि जब आप नोट्स रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को उसको पढ़ने में काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर तक का 12वें नियम तक हम लोगों का हो गया था। मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बार, लास्ट हम लोगों ने कहाँ पर तक किया था। न्यायिक हमारा चला था राजस्व न्यायालय, अध्याय 3 राजस्व न्यायालय चला था। उसके बाद हमने न्यायिक स्टार्ट किया था। उसके बाद हम लोगों ने दीवानों न्यायालयों के क्षेत्राधिकार और नियमित वादों के वकालत के लिए जो नियम उन लोगों ने बनाए थे, 27-28 नियम है, तो इनको हम पढ़े थे। तो नियमित वादों में वकालत के लिए जो नियम है उसमें हम 12 तक का हम लोग 12 नियम हम कवर कर चुके थे। आज हमारा 13th नंबर का नियम होगा और आज के उसमें हम ये वाला नियम तो हम पूरा कर लेंगे, फिर उसके आगे कुछ नियम और हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये है हमारा, आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। इसके पहले वाले जो नियम है वो पहले वाली वीडियो में कवर करा चुकी हूँ मैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 13th नियम तक। लास्ट जो वीडियो आई थी वो 12वें नियम तक आई थी। तो नियम 13 है, इसमें दिया गया है कि समन में निश्चित की गई समयावधि के भीतर यदि समन तालीम नहीं हो पाता है, यदि अभियुक्त प्रतिवादी या उसमें से कोई न्यायालय में उपस्थित होने में असफल रहता है तो उसकी उपस्थिति हेतु दस्तावेज अगले कुछ समय के लिए जारी किया जाएगा, जिसमें स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान देश के विभिन्न भागों के लिए अवधि तय करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये क्या कह रहा है कि इसको एक बार सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझ लेते हैं कि समन की तालीम न होने या अनुपस्थिति पर नियम के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। यदि जो पहला नियम यहाँ पे को दिया गया है उसमें क्या दिया गया इसके अंतर्गत, यदि तय समय के अंदर समन की तामील नहीं हो पाती है या फिर प्रतिवादी अदालत में पेश होने में असफल रहता है तो देश के विभिन्न क्षेत्रों और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए नया समन या आदेश जारी किया जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत ये कह रहा है, ठीक है, आप इसको नोट करते जाइएगा। दूसरे जो बात वो यहाँ पर को इसके अंतर्गत कही गई है उसमें क्या कह रहा है, यदि समन या न्यायालयिक पत्र में तय किए गए समय के भीतर किसी अभिकर्ता के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र न्यायालय को वाद के उत्तर हेतु प्रस्तुत किया जाता है या लिखित रूप में दिया जाता है, न्यायालय विशेष आधारों पर प्रक्रिया पर संतोष जताते हुए प्रार्थना पत्र पर अपनी मंजूरी देती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या बात कही गई है, लिखित प्रार्थना पत्र और अनुमति की बात की गई है, ठीक है। यदि तय समय के अंतर्गत किसी अभिकर्ता के माध्यम से मामले का जवाब देने के लिए अदालत में लिखित प्रार्थना पत्र दिया जाता है, ठीक है। और
तो न्यायालय विशेष आधारों पर परिस्थितियों को देखते हुए उस पर अपनी मंजूरी दे सकता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे को कही गई है। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर की बात इसके अंतर्गत कही गई है, तो इसमें क्या बात कही जा रही है कि परंतु यदि वह पक्ष अनुच्छेद के अंतर्गत उपस्थित होने में असफल रहेगा और प्रदत्त अनुच्छेद के अंतर्गत उपस्थिति में क्षमा नहीं मिलेगी, तब न्यायालय वादकारी के मामले का परीक्षण करेगा कि उसके पास कार्यवाही करने हेतु अच्छा व प्रथम दृष्टया कारण है। प्रतिवादी की गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी किया करता है, जिसको हिरासत में लिया जाएगा और न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन कोर्ट भी प्रतिवादी इसी प्रकार गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जो पक्ष को वारंट सहित अभियोजित किया जाए। लिखित में एक घोषणा की वह इच्छुक है कि केस को एक्सपर्ट पार्टी द्वारा सुना जाए। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है कि मतलब गिरफ्तारी वारंट या एक पक्षीय कार्यवाही के बारे में इसमें बात कही जा रही है कि यदि कोई पक्ष अदालत में पेश होने में असफल रहता है और उसकी अनुपस्थिति के लिए कोई छूट नहीं मिलती है, तो न्यायालय जांच करता है कि मामले में आगे की जो कार्रवाई है उसको करने का प्रथम दृष्टया ठोस कारण है या नहीं है। ठीक है, यदि प्रतिवादी नहीं आता है तो अदालत उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकती है ताकि उससे हिरासत में लेकर अदालत के सामने पेश किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई पक्ष लिखित रूप में यह घोषणा कर दे कि वह इस मामले को एक्स पार्टी के रूप में सुने जाने का इच्छुक है, यानी दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में सुनवाई आगे बढ़ाई जाए, तो अदालत तदनुसार आगे की प्रक्रिया अपनाती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट जो नियम है हमारा 14th नियम है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या बात कही जा रही है कि देख लेते हैं इसको भी एक बार कि 14th नियम के अंतर्गत प्रतिवादी के लिए न्यायालय द्वारा समन के उत्तर या गिरफ्तारी में या प्रतिवादी के अभिकर्ता की उपस्थिति पर या स्वयं प्रतिवादी की पेशी होने पर पक्षों में शपथ पूर्वक बहस की जाएगी या गंभीर घोषणा करवाई जाएगी तथा एक लिखित उत्तर प्राप्त किया जाएगा। मामले पर निश्चित बिंदु दोनों पक्षों के मध्य जो कि मामले के फैसले के तत्व हैं वास्तविकता को जानने हेतु और लिखित किए जाएंगे। प्रत्येक पक्ष अन्य पक्ष से आमने सामने परीक्षण कर सकता है और यदि कोई लिखित हो यह दस्तावेज के प्रत्येक पक्ष हेतु 8 आने के स्टैम्प पेपर पर होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि लिखित जवाब और शपथ की बात इसके अंतर्गत कही गई है कि जब प्रतिवादी या उसका प्रतिनिधि या फिर वकील अदालत में पेश होता है या गिरफ्तार होकर आता है, तो दोनों पक्षों से शपथ के साथ बात की जाती है और उनका लिखित जवाब लिया जाता है। ठीक है, मुख्य बिंदुओं को लिखना इसके अंतर्गत जरूरी बताया गया है। जैसे मामले के असल मुद्दों को दोनों पक्षों के बीच लिखकर तय किया जाता है ताकि सच्चाई का पता चल सके। ठीक है, और आमने सामने जो परीक्षण की बात इसके अंतर्गत कही जा रही है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने सवाल जवाब कर सकते हैं। यदि कोई लिखित दस्तावेज हो उसके प्रत्येक पृष्ठ पर 8 आने का स्टैम्प पेपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात इसके अंतर्गत कही गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा 15th नियम है, तो उसके अंतर्गत क्या बात कही जा रही है कि 15th नियम के अंतर्गत ऐसी बहस और परीक्षण पश्चात एक न्यायिक आदेश उचित रूप से बिना अन्य जांच किया जा सकता है। तदनुसार न्यायालय एक आदेश करेगा, लेकिन यदि कोई तथ्य बहस के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है और जिससे और अधिक सबूत की आवश्यकता होती है, न्यायालय दोनों पक्षों की तलब करेगा ताकि विवाद आपसी सहमति से निश्चित अवधि के भीतर समायोजित हो जाए या सुलहनामे के लिए सहमति हो जाए और ऐसे दस्तावेजी या मौखिक सबूतों की सूची तैयार की जाए ताकि प्रत्येक बुलाए जाने हेतु योग्य हो या इच्छुक हो। तो इसके अंतर्गत क्या बात की जा रही है, एक तो न्यायिक आदेश के बारे में बात की जा रही है और सुलह और सबूतों की सूची की बात की जा रही है। तो न्यायिक आदेश के बारे में क्या कहा जा रहा है इसके अंतर्गत, इसको समझ लेते हैं। आप लोग नोट भी करते जाइएगा कि इस बहस और जांच परख के बाद अदालत चाहे तो बिना किसी अतिरिक्त जांच के सीधे अपना न्यायिक आदेश दे सकती है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें कही जा रही है सुलह और सबूतों की सूची के बारे में। तो यदि बहस के दौरान कोई नया मुद्दा ऐसा सामने आता है जिसके लिए और सबूतों की आवश्यकता हो, तो अदालत दोनों पक्षों को बुलाती है ताकि आपसी सहमति तय समय के भीतर मामले का निपटारा किया जा सके।
इसके अलावा दस्तावेजी और मौखिक सबूतों की एक सूची तैयार की जाती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसकी उचित ज़रूरत पड़ने पर उचित गवाहों या दस्तावेजों को बुलाया जा सके। ठीक है, तो ये बात 15th नियम के अंतर्गत कही गई है। अब 16th नियम में आ जाते हैं। इसके अंतर्गत यदि पक्षकारण व्यक्तिगत तौर पर समायोजित नहीं होंगे या सुलहनामे के लिए राजी नहीं होंगे, तब एक निश्चित दिन न्यायालय गवाहों को तलब कराएगी तथा दस्तावेजी सबूत प्राप्त करेगी और सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ करते हुए वाद में निर्णय प्रदान करेगी। गवाहों को बुलाने वाले पक्षकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे सामान्य तौर से अपेक्षित विवरण बयान करें, जिसके लिए प्रत्येक गवाह के लिए यह विश्वास किया जाएगा कि वह हटाए जाने योग्य है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या बात कही जा रही है, इसको समझ लेते हैं। जैसे 16th नियम है, तो यदि पक्षकारण व्यक्तिगत तौर पर समायोजित नहीं होंगे तो क्या मतलब है, इसके अंतर्गत मुकदमे के अंतिम चरण गवाही और फैसले से जुड़े नियमों को इसके अंतर्गत समझाया गया है। तो यदि मुकदमों के दोनों पक्ष आपस में व्यक्तिगत रूप से समझौता या सुलह कॉम्प्रोमाइज कहते हैं जिसे करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो अदालत एक निश्चित दिन गवाहों को अदालत में बुलाती है। ठीक है। और इसके बाद अदालत दस्तावेजी यानी कागजी सबूत प्राप्त करती है और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करके उस वाद में अपना निर्णय सुनाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, जो पक्षकार यानी कि जो लोग गवाहों को अदालत में बुलाते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सामान्य विवरण के साथ बयान दर्ज कराएं और प्रत्येक गवाह ऐसा होना चाहिए जिस पर विश्वास किया जा सके तथा गवाही के योग्य हो। ठीक है। तो ये बात इसके अंतर्गत कही गई है। ठीक है। अभी हमारा 17th नियम में हम पहुंच गए हैं। 17th नियम के अंतर्गत क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं कि न्यायालय को दिखाए जाने वाले प्रदर्शक सादे कागजों पर प्राप्त किए जा सकते हैं। सरकारी दस्तावेजों को स्वीकार योग्य बनाए जाने हेतु उन्हें स्टैम्प पेपर में प्रस्तुत करना होगा। मुख्तारनामे सभी केसों के नियम 8 अनुसार स्टैम्प सहित मान्य होंगे। ठीक है। नियम 8 में जो भी चीज़ें लिखी गई है, मेंशन किया गया है, उसके अनुसार क्या होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए आपके पास। तो इसमें क्या कह रहा है कि नियम 17 में अदालत में दिखाए जाने वाले साक्ष्य या प्रदर्शन सादे कागजों पर भी स्वीकार किए जा सकते हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेजों को अदालत में वैध बनाने के लिए उन्हें स्टैम्प पेपर पर प्रस्तुत करना जरूरी है। ठीक है। ये बात यहाँ पे को कही गई है। उसके बाद एक चीज़ और कह रहा है कि मुख्तारनामा सभी मामलों में नियम 8 के अनुसार स्टैम्प के साथ ही मान्य होगा। नियम 8 में जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं इसके लिए, तो वो सभी क्या होंगी, मान्य होना चाहिए उसमें स्टैम्प पेपर। ठीक है। नियम 17 में क्या कहा जा रहा है कि समयावधि अंतर्गत दायरे राजीनामे नियम 15वें के द्वारा स्वीकार योग्य समायोजन की अनुमति देता है। यह वाद को वादेनामे के स्टैम्प में पूर्ण कीमत प्राप्त करने की अनुमति देता है, यदि कारण के पश्चातवर्ती चरण पर दायर किया जाए स्टैम्प मूल्य का आधा मूल्य वापस किया जाएगा। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत क्या बात कही जा रही है, 18वें नियम के अंतर्गत तय समय सीमा के भीतर यदि राजीनामा यानी कि सुलह दाखिल किया जाता है तो नियम 15वें के तहत उससे मानकर समझौते की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है। और साथ ही इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इससे वादेनामे पर खर्च हेतु स्टैम्प की पूरी कीमत वापस मिलने का प्रावधान है। और यदि यह समझौता मुकदमे के वाद के चरण में किया जाता है तो स्टैम्प मूल्य को केवल आधा यानी कि 50% हिस्सा ही वापस किया जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या है उसको देख लेते हैं। 18वां था ये हमारा नियम, 19वें नियम में हम पहुंच गए। तो 19वें नियम के अंतर्गत क्या दिया गया, यदि केस सुलहकारों को संदर्भित किया जाता है तो सुलहनामे को प्रस्तुत करने के लिए एक निश्चित समय तय कर दिया जाना चाहिए और न्यायालय के एक अधिकारी को निर्देशित कर दिया जाए कि वे पक्षकारों को व गवाहों को सुलहकारों के समक्ष बुलाए। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, सिंपल भाषा में अगर समझें इसे, तो यदि किसी मामले को सुलहकारों यानी कि मध्यस्थ जो सुलह करते हैं के पास भेजा जाता है तो सुलहनामा पेश करने के लिए एक निश्चित समय तय किया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात इसके अंतर्गत कही जा रही है कि अदालत के किसी अधिकारी को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह मुकदमों के दोनों पक्षों और गवाहों को सुलहकारों के सामने उपस्थित होने के लिए बुलाए। ठीक है। तो 19वां जो नियम था हमारा वो ये कह रहा था। उसके बाद हमारा 20वां जो नियम है उसके अंतर्गत क्या बात कही जा रही है उसको देख लेते हैं। सुलहकारों के सुझाव खुली अदालत में प्रस्तुत किए जाएं। ठीक है। ऐसे तथ्य आवश्यक रूप से न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। यदि
न्यायालय के पास स्पष्ट व मजबूत कारण है कि उक्त प्रस्तुतियों के आधार पर न्याय नहीं किया जा सकता, तब नए सुलह के लिए निर्देशित किया जा सकता है या स्वयं न्यायालय केस की सुनवाई प्रारंभ कर सकता है। तो 20वें नियम के अंतर्गत क्या बात कही जा रही है कि सुलहकारों के सुझाव खुली अदालत में पेश किए जाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उन्हें अदालत स्वीकार ही करे। ठीक है, यदि अदालत के पास मजबूत कारण है कि उन सुझावों से न्याय नहीं हो सकता, तो अदालत नए सिरे से सुलह के लिए कह सकती है या खुद केस की सुनवाई शुरू कर सकती है। ठीक है, 20 जो नियम था वो उसमें ये बात कही गई है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब 21वां नियम में क्या बात कही जा रही है उसको देख लेते हैं कि केस के सुलहकारों के प्रस्तावों द्वारा पूर्ण होने तथा न्यायालय द्वारा स्वीकार किए कर लिए जाने पर या न्यायालय मेरिट्स पर स्थिर हो, तब अपना निर्णय घोषित करेगी, जो अंग्रेजी में लिखा जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि लागतों को लोक भाषा के समकक्ष विशेषित किया जाए जो विभिन्न पक्षों पर देय है, और विभाजित लागतों के केस में विभिन्न पक्षों से वसूल किए जाने वाली लागत के अनुपात का भी ध्यान रखा जाए। साथ ही क्षतिपूर्ति की कोई धनराशि वाद के आधारों पर दी जाए तथा यह क्षतिपूर्ति आधारहीन व दुखद तो नहीं है, यह भी ध्यान में रखा जाए। तो 21वें नियम के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है कि जब मामला सुलह से या अदालत द्वारा गुण दोषों के आधार पर पूरा हो जाता है, तो अदालत अपना फैसला अंग्रेजी में घोषित करती है। ठीक है, दूसरी बात इसके अंतर्गत कही गई है कि फैसले के मुकदमों की लागत यानी कि खर्च और अलग अलग पक्षों पर देय राशि का स्पष्ट ध्यान रखा जाता है। उसके बाद कहा गया है कि यदि कोई हर्जाना या क्षतिपूर्ति दी जाती है, तो यह देखा जाता है कि वह मुकदमों के आधार के अनुसार सही हो और आधारहीन या अनुचित ना हो। ठीक है, तो ये बात इसके अंतर्गत कही जा रही है। अब 22वें नियम के अंतर्गत क्या लिखा गया है इसको देख लेते हैं। किसी न्यायिक आदेश या अधिशासन जारी किया किसी न्यायिक आदेश का अधिशासन जारी किया जा सकता है और प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है यदि अपील की की अनुमति की अवधि रोकी ना गई हो या अपील के संस्थिति होने पश्चात पर्याप्त धरोहर राशि जमा की गई हो। लंबित मामलों में यदि न्यायालय स्पष्टतया आश्वस्त हो आश्वस्त हो कि प्रतिवादी अपनी जायदाद को रफा दफा करने को तैयार है या स्वयं को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से हटाता है, तब धरोहर की राशि की मांग की जा सकती है, और यदि नहीं दी जाती है तो न्यायालय व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है या प्रतिवादी को जायदाद को संबद्ध कर सकती है उस राशि की सीमा तक जो दावे के संस्तुति हेतु प्राप्त हो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, तो इसके अंतर्गत ये बात कही गई है, यानी कि 22वें नियम के अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि अपील की अनुमति की अवधि नहीं रोकी गई है या अपील दाखिल होने के बाद पर्याप्त धरोहर यानी कि सिक्योरिटी राशि जमा कर दी गई है, तो न्यायिक आदेश और प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि यदि लंबित मामलों में अदालत को स्पष्ट रूप से यह विश्वास हो जाए कि प्रतिवादी अपनी जायदाद को ठिकाने लगा रहा है या अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जा रहा है, तो अदालत उससे धरोहर राशि की मांग कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात इसके अंतर्गत और कही गई है कि यदि वह राशि नहीं दी जाती है, तो अदालत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है या दावे की भरपाई के लिए प्रतिवादी की संपत्ति को कुर्क यानी कि जब्त कर सकती है। ठीक है, तो ये 22वें नंबर का नियम था। अब 23वें नंबर में आते हैं कि 23वां नियम क्या कहता है हमसे। न्यायालय का आदेश लागू किया जाएगा यदि फैसले की तिथि के 12 मास के भीतर आवेदन किया गया हो, अन्यथा पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। यदि नोटिस नहीं सर्व किया गया जा सकता, तब तक जिम्मेदारी पक्ष की अनुपस्थिति के कारण तो न्यायिक आदेश जारी किया जाना चाहिए, जिसमें संबंधित पक्ष को कारण बताए जाने हेतु बुलाया जाए, जिसकी अवधि अधिशासन के विरुद्ध निश्चित की गई हो। अधिशासन संबंधी जायदाद के कब्जे दिए जाने के लिए लागू किया जा सकता है, ताकि न्यायालयिक आदेश और वाद और अधिशासन की संतुष्टि हो सके। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या बात कही जा रही है, यानी कि 23वें नियम के अंतर्गत 12 महीने के भीतर आवेदन हो, इस बात को बताया जा रहा है। और नोटिस ना मिलने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया। संपत्ति का कब्जा उसके बारे में बात की गई है। तो 12 महीने के भीतर में क्या कह रहा है कि अदालत के फैसले या न्यायिक आदेश को लागू करवाने के लिए फैसले की तारीख से 12 महीने यानी कि 1 साल के भीतर
आवेदन करना ज़रूरी होता है। और 12 महीने के बाद आवेदन किया जाता है, तो अगर 12 महीने के बाद आवेदन किया जाता है तो पहले संबंधित पक्ष को नोटिस दिया जाना चाहिए, ठीक है? पहले तो ये बात कही गई है। उसके बाद नोटिस ना मिलने पर जो प्रक्रिया है उसके बारे में कहा गया है। यदि जिम्मेदार पक्ष के अनुपस्थित होने के कारण नोटिस नहीं पहुंचाया जा सकता तो अदालत एक आदेश जारी करती है, जिससे उस पक्ष को कारण बताने के लिए बुलाया जाता है, ठीक है? और तीसरी एक और बात इसके अंतर्गत कही है, जैसे संपत्ति का कब्जा। तो मुकदमे और न्यायिक आदेश को पूरा करने के लिए संबंधित संपत्ति का कब्जा दिलाने हेतु आदेश लागू किया जा सकता है, ठीक है? तो ये 23वें नियम के अंतर्गत कुछ बातें कही गई थी। अब 24वें नियम के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। नियम 24, किसी न्यायालयिक आदेश पर कोई ढील होगी या संतुष्ट अर्थ भुगतान स्वीकार होगा यदि न्यायालय को सूचित न किया गया हो अथवा इसके विपरीत सूचित किया गया होगा, लिखित के द्वारा, जिसे स्थानीय तहसीलदार के माध्यम से भेजा जा सकता है। तथा न्यायालयिक आदेश का अधिशासन नहीं होगा जिसे आदेश धारक के द्वारा अधिकार व रोधन किया गया हो। यह आदेश पुनर्जीवित हो जाएगा जब तक कि किसी सद्भावनापूर्ण कारण हो, न्यायालय की संतुष्टि के लिए न प्रदर्शित किया गया हो, ठीक है? तो इसके अंतर्गत क्या कह रहा है कि न्यायालयिक आदेश के पालन और भुगतान के नियम इसके अंतर्गत बताए गए हैं। तो भुगतान की सूचना के बारे में बताया गया है, यानी कि अदालत के किसी आदेश के पालन में कोई ढील नहीं दी जाएगी और ना ही भुगतान तब तक स्वीकार किया जाएगा जब तक इसकी आधिकारिक सूचना अदालत को ना दी गई हो, और जिससे स्थानीय तहसीलदार के माध्यम से लिखित रूप में भेजा गया हो, ठीक है? तो ये बात इसके अंतर्गत कही गई है 24वें नियम के अंतर्गत। एक बात और इसके अंतर्गत कही गई है कि आदेश का पुनर्जीवित होना, यानी कि यदि किसी आदेश का पालन इसलिए रुक गया था क्योंकि आदेश धारक जिसके पक्ष में फैसला लिया गया है, ठीक है, जिसके पक्ष में फैसला लिया गया था, यानी कि आदेश धारक ने खुद ही उसमें रुकावट डाली थी, तो वह आदेश दोबारा सक्रिय हो जाता है जब तक कि अदालत की संतुष्टि के लिए कोई सही और वाजिब कारण ना प्रस्तुत किया जाए, ठीक है? तो ये बातें किसके अंतर्गत कही गई? 24वें नियम के अंतर्गत कही गई हैं। 25वें नियम के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यानी कि इसमें कह रहा है कि प्रत्येक न्यायालयिक आदेश के अंतर्गत चाहे नियमित व समरी केस में हो, किराए का अवशेष जो कि वर्षांत पर देय हो के संबंध में डिक्री को क्रियान्वित किए जाने हेतु तैयार किया जा सकता है, जो कि अनाधिकृत किराएदार को हटाए जाने हेतु होगा, जिसकी तरफ अवशेष देय हैं। यानी कि 25वें नियम के अंतर्गत बताया जा रहा है कि बकाया किराया और डिक्री के बारे में बात की जा रही है। डिक्री यानी कि आदेश, ठीक है? प्रत्येक न्यायिक आदेश के अंतर्गत चाहे मामला नियमित हो या समरी केस, वर्ष के अंत में देय किराए के बकाये के संबंध में डिक्री तैयार की जा सकती है, ठीक है? यह डिक्री उस अनाधिकृत किराएदार को हटाने के लिए होती है जिसकी तरफ से किराया बकाया होता है, ठीक है? अब 24वें नियम है। 24वें नियम के अंतर्गत क्या कह रहे हैं कि डिक्री अधिशासन के अभिलेख हमेशा के लिए मूलवाद की पत्रावली के संलग्नक के रूप में रहेंगे। यानी कि 26वें नियम के अंतर्गत क्या बात हो रही है? 26वें नियम के अंतर्गत बताया जा रहा है कि डिक्री के लागू होने के अभिलेख हमेशा के लिए मूलवाद की पत्रावली यानी कि फाइल के साथ संलग्न रूप में रहते हैं, ठीक है? अब 27वें नंबर का है आज के टॉपिक का लास्ट जो नियम है उसमें 27वें नियम के अंतर्गत नियमित वादों के सार त्रैमासिक रूप से संस्थापित किए गए निर्णित किए जाएंगे और राजस्व न्यायालयों में लंबित वाद राजस्व परिषद को अग्रसित किए जाएंगे। तो इसके अंतर्गत क्या बात कही है? त्रैमासिक रिपोर्ट और राजस्व परिषद की बात की गई। त्रैमासिक यानी कि 3 महीने, हर 3 महीने पर नियमित वादों के सार त्रैमासिक यानी कि हर 3 महीने पर, ठीक है, त्रैमासिक रूप से संस्थापित और निर्णित किए जाते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पूरे के पूरे इसके अंतर्गत जो नियम थे वो पूरे के पूरे आज हो गए हैं पूरे, यानी कि 27 नियम थे इसमें कंप्लीट जो आज हमने पूरे कर लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग की को ये वीडियो समझ में आई होगी, और जहाँ पे नहीं आई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से नोट डाउन कराइएगा ताकि मैं उस पर एक और अच्छी वीडियो बना के लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। इसके आगे भी कुछ नियम हैं जिसको हम पढ़ेंगे, जैसे समरीवादों की अपील, ठीक है? समरीवादों की अपील है, इसमें भी कुछ नियम हैं इसके अंतर्गत 5-6 नियम हैं, तो इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे कुछ दैवीय न्यायालय वाले कुछ
चीज़ें टॉपिक आएंगे, जिससे भगवान गोलू देवता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और गंगनाथ जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।